स्तर जो व्यक्ति अपने आर्थिक ज़रूरत को पूरा ना कर सके, असमर्थ हो करने में। वो तो निर्धनता है। जी। निर्धनता रेखा की बात कर रहे हैं। अपनी भौतिक ज़रूरत को पूरा करने में असमर्थ हो। एक ऐसी सीमा जिसके जी। आधार पे निर्धारित किया जाता है निर्धन और गैर निर्धन, या फिर निर्धन और गैर निर्धन के बीच में अंतर को स्पष्ट करने वाली जो रेखा है उसी को हम बोलते हैं निर्धनता रेखा। उस रेखा पर जो है वो निर्धन नहीं है, उस रेखा से जो नीचे होंगे वो होंगे निर्धनता की श्रेणी में आएंगे, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। और एक पीएल और होता है, एपीएल, हाँ, एपीएल, तो अपर पॉवर्टी लाइन। इसका परीक्षण करें कि निर्धनता रेखा कैसे निर्धारित होती है। निर्धनता मापन की कई विधियां होती हैं। एक विधि, इसकी कई सारी विधियां हैं निर्धनता मापन की। उसमें से एक निर्धनता मापन की विधि है न्यूनतम कैलोरी उपभोग का मौद्रिक मान प्रति व्यक्ति व्यय का निर्धारण करने की विधि। एक तरीका यह है। इसमें क्या किया जाता है, ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। अगर इतना नहीं मिलता तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। 11-12 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 816 प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में, शहरी क्षेत्र में 1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह के रूप में परिभाषित किया गया। हमारी सरकार निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय एमपीसीई को परिवार की आय के द्योतक के रूप में प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है? देखो, सरकार निर्धन परिवारों की पहचान के लिए परिवार की आय के द्योतक के रूप में किसका प्रयोग करती है? तो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का प्रयोग करती है। पर क्या आप इस विधि को देश में निर्धन परिवारों की पहचान का उपयुक्त तरीका मानेंगे? अनेक अर्थशास्त्रियों को मत है कि इस तंत्र में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि यह सभी निर्धनों को एक वर्ग में मान लेता है। ठीक है, ध्यान रखना। और अति निर्धन अन्य निर्धनों में कोई अंतर नहीं करता। यह विधि भी मुख्यतः भोजन और कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर व्यय को आय का प्रतीक मानती है। पर अर्थशास्त्रियों को इस बात पर भी आपत्ति होती है। जैसे मान लीजिए सभी की इनकम हो इतनी, तब तो सब गरीबी एक समान हो गए, है ना, जिनकी इससे कम हो। इसमें यह भी तय होना चाहिए कि उनका उपभोग व्यय क्या है, कैलोरी मान क्या है उनका। जैसे हमने क्या बताया था कल, पोषण बास्केट के रूप में हमने एक बताया था, कैलोरी, प्रोटीन और वसा के रूप में। इस बास्केट का प्रयोग 155 कैलोरी गरीबी निर्धारण के लिए इस बास्केट का प्रयोग किसने किया था? किस समिति ने की अनुशंसा की कि इसका प्रयोग किया जाना चाहिए? रंगराजन समिति, सी रंगराजन। वेरी गुड। तो ध्यान रखना इस बात को भी, किसने इस बात का प्रयोग किया। ठीक है, इससे सरकार की सहायता के पात्र व्यक्तियों के समूचे समूह का निर्धारण तो हो जाता, पर इसकी पहचान नहीं हो पाती सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता किन निर्धनों को है। बात समझ के रखना। आय और संपत्ति स्वामित्व के अलावा भी कई और कारक हैं जो निर्धनता से संबंधित माने जाते हैं। जैसे निर्धनता से संबंधित और क्या क्या चीजें हैं? आय और संपत्ति स्वामित्व के अलावा बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और स्वच्छता। ये आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो हमको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। वर्तमान में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाला तंत्र इन सामाजिक कारकों पर भी ध्यान नहीं देता जो निर्धनता को जन्म देकर इसे निरंतर बनाए रखते हैं। निर्धनता को जन्म कौन दे रहा है? निर्धनता को जन्म देने वाले हैं निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनों की अनुपलब्धता, भेदभाव, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का अभाव, जो गरीबी को जन्म देते हैं। निर्धनता को जन्म देने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। निर्धनता निवारण योजनाओं का ध्येय तो मानवीय जीवन में सर्वांगीण सुधार होना चाहिए। उसमें ये बातें अवश्य होनी चाहिए कि मनुष्य क्या बन सकता है, क्या कर सकता है, अधिक स्वस्थ, सुपोषित, ज्ञान संपन्न हो, सामाजिक जीवन में भागीदारी कर सके। इस दृष्टि से विकास का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति के कर्म पथ की बाधाओं का निवारण करना चाहिए। मतलब उसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनहीनता, नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव से मुक्ति दिलाना। विकास का मतलब क्या हुआ? तो विकास का मतलब है व्यक्ति का कर्म पथ की बाधाओं का निवारण करना है। कर्म पथ की बाधा क्या क्या है? वो निरक्षरता है, अस्वस्थता है, संसाधनहीनता भी है, नागरिक सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव से मुक्ति दिलाना है। ठीक है, यद्यपि हमारी सरकार का दावा है कि समृद्धि की उच्च दर, कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, 90 के दशक के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों ने निर्धनता के स्तर में काफी कमी की है, किंतु अनेक अर्थशास्त्रियों को सरकार के इस दावे पर संदेह भी है। उनका मत है कि जिस प्रकार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, मतलब जिन वस्तुओं को उपभोग समूह में शामिल किया जाता है, निर्धनता रेखा के आकलन की कार्यविधि और निर्धनों की संख्या में भी हेराफेरी की जाती है। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने का प्रयास किया। वैकल्पिक विधि कौन सी है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं अमर्त्य सेन। इन्होंने एक सूचकांक का विकास किया, इसे बोलते हैं हम सेन सूचकांक।
सेन सूचकांक किससे संबंधित है हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा निर्धनता अंतराल सूचकांक, सेन सूचकांक मानव विकास सूचकांक है ना, निर्धनता अंतराल सूचकांक, वर्गित निर्धनता अंतराल उपकरणों का भी प्रयोग किया गया है। साफ साफ तरीके से हमको यह समझ में आना चाहिए कि निर्धनता मापन के जो भी तरीके रहे हैं उनमें से जो वैकल्पिक तरीके अपनाए गए उनमें सेन सूचकांक, निर्धनता अंतराल सूचकांक, वर्गित निर्धनता अंतराल, ये भी विधियां क्या हैं, ये एक वैकल्पिक विधि के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये भी निर्धनता रेखा मतलब निर्धनता को बताने के एक मापन है, ठीक है ना। इनके विषय में आप आगे कक्षाओं में विस्तार से जान सकेंगे। भारत में निर्धनों की संख्या, जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं व्यक्ति गणना अनुपात विधि। यह भी पता हुआ व्यक्ति गणना अनुपात विधि क्या होती है। व्यक्ति गणना अनुपात विधि का मतलब है जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात के द्वारा किया जाता है, ठीक है। संभवतः भारत में बसे निर्धनों की कुल संख्या जानना चाहेंगे। वे कहां रहते हैं, क्या पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या अनुपात में कमी आई है कि नहीं आई है। जब इस प्रकार की तुलना समानता अनुपातों प्रतिशतों के रूप में करते हैं तब हमें व्यक्तियों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों विभिन्न प्रांतों में समय समय पर उनके प्रसार की जानकारी प्राप्त होती है। वो कौन सी समिति है जिसने अलग अलग राज्यों के लिए, शहरों और गांवों के लिए अलग अलग सूचकांक तैयार करने की सिफारिश की थी? उस समिति का क्या नाम था? लक्कड़वाला समिति सर, 1989 में। और कोई बताए? सर वही थी लक्कड़वाला समिति 1989 में। ज्योति, अंशु, लक्कड़वाला समिति। थोड़ा याद रखो, ठीक है। जब इस प्रकार की तुलना समानता अनुपात प्रतिशत के रूप में करते हैं तब हमें व्यक्तियों की निर्धनता के विभिन्न स्तर विभिन्न प्रांतों में समय समय पर उनके प्रसार की जानकारी भी प्राप्त होती है। शहरी निर्धनता का विकास किस प्रकार से होता है? शहरी निर्धनता के विकास का प्रमुख कारण क्या है, तो बताएगा? शहरी निर्धनता के विकास का प्रमुख कारण है ग्रामीण पलायन, है ना। ग्रामीण पलायन, क्योंकि उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा नौकरी चाकरी, है ना, मतलब जीवन स्तर को सुधारने के प्रयासों को के चलते वो गांव क्षेत्र को छोड़कर शहर की ओर पलायन कर जाता है और जहां पर वो जाकर कहीं किसी मतलब कहीं झोपड़ी बनाकर भी रह सकता है, नौकरी जॉब करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है। चार्ट 4.3 में 1973 से 2012 की अवधि में भारत में निर्धनों की संख्या और जनसंख्या में उनका अनुपात दर्शाया गया। 73-74 में 320 मिलियन से अधिक व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे थे। 73-74 में 2011-12 में क्या हुआ, यह संख्या कम होकर 270 मिलियन रह गई। आनुपातिक दृष्टि से देखा जाए 73-74 में कुल जनसंख्या का 55% निर्धनता रेखा से नीचे था और यह अनुपात 2011-12 में 22% रह गया। 73-74 में 80% से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में बसे थे। स्थिति 2012 में भी नहीं बदली। याद रखना, हो सकता है ये प्रश्न, निर्धन ग्रामीण क्षेत्र के 73-74 के मुकाबले 2011-12 में कम हुए हैं। स्टेटमेंट गलत माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कम नहीं हुआ है, लगभग स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। मतलब यह है भारत में 3/4 से अधिक निर्धन गांव में ही बसे हैं। इस स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता अब शहरों की ओर भी आ गई, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? 2000 दशक के आरंभ में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है और सापेक्ष गरीबी क्या होती है? सर सापेक्ष गरीबी सर जो सर विभिन्न आय वर्गों के मध्य जो भी समता होती है किया जाता है उन्हीं को सर बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। बिल्कुल। निरपेक्ष क्या होती है कि इसमें गरीबी में जो मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी, है ना। तो निरपेक्ष और सापेक्ष भी आपको पता रहना चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्रों में उनकी संख्या में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ी है। वैसे शहरी ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में निर्धनों का संख्या अनुपात निरंतर कम हुआ है, ये भी बात मानते हैं। दोनों जगह पर निर्धनों का संख्या अनुपात निरंतर कम हुआ है। देख सकते हैं 73 से 2012 के अवधि में निर्धनों की संख्या और अनुपात दोनों कम हुए हैं, किंतु इन दोनों परिणामों की गिरावट का स्वरूप बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा। देश में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या की तुलना में
यह अनुपात बहुत धीमी गति से नीचे आ रहा है। यहां आप यह भी देखेंगे कि जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की संख्याओं का अंतर बिल्कुल कम नहीं हुआ, वहीं अनुपात में अंतर 93-94 तक निरंतर पूर्ववत बना रहा है और 2011-12 में ये बढ़ गया है। ठीक है, 93-94 तक ये पहले जैसा ही रहा। 11-12 में तो ये तो और भी बढ़ गया भाई। चलिए, गरीबी में राज्य स्तर के रुझान चार्ट 4.4 में दिखाया गया। चार्ट में दो पंक्तियां राष्ट्रीय गरीबी के स्तर का संकेत करते हैं। नीचे से पहली पंक्ति 11-12 के दौरान गरीबी के स्तर का संकेत है, दूसरी पंक्ति 73-74। इसका मतलब है कि 73 से 2012 के दौरान भारत में गरीबों का अनुपात 55 से 22 आ गया। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। 73-74 में गरीबों का एक बड़ा वर्ग 6 राज्यों में था। कौन कौन से राज्य थे? शुरुआत में तमिलनाडु इसमें था, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा था, जहां पे गरीबों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ करता था जिन राज्यों में। 73 से 2012 के दौरान कई भारतीय राज्यों ने काफी हद तक गरीबी के स्तर को कम कर दिया। फिर भी 4 राज्यों में गरीबी का स्तर, वो 4 राज्य कौन से हैं? उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में अभी भी राष्ट्रीय गरीबी के स्तर से ऊपर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु ने अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर गरीबी के स्तर को कम किया। कैसे? वे अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर करने के लिए सक्षम हुए। तो निर्धनता होती क्यों है? इसका क्या कारण रहा है कि ये दोनों राज्य अलग निकल गए, ये 4 राज्य पीछे ही रह गए? उनके क्या कारण रहे हैं? कहीं ना कहीं यहां पर जो समस्याएं इनकी हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, बाढ़, सूखा जैसी, है ना। बिहार अपने बाढ़ के लिए जाना जाता है, बस समझे। निर्धनता क्यों होती है? निर्धनता का समग्र निर्धनता वैयक्तिक निर्धनता का योग ही है। निर्धनता की व्याख्या अर्थव्यवस्था में व्याप्त इन समस्याओं के कारण भी हो सकती है। कौन कौन सी समस्याएं हैं निर्धनता की व्याख्या करने के लिए? कौन कौन सी समस्याएं ठीक है? निम्न पूंजी निर्माण, आधारिक संरचना का अभाव, मांग का अभाव, जनसंख्या का दबाव, सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव। अगर देखते हैं नॉर्मल हम सब देखें, अंगुली पे अगर गिना जाए गरीबी के कारण होते क्या है? सबसे पहले जनसंख्या। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि गरीबी का कारण है, निर्धनता का कारण है, मूल कारण है। और यही नहीं, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि गरीबी का परिणाम भी है। हमने आपको पहले ही बताया था, गरीबी का जो कारण है वही उसका परिणाम भी बनता है। उसके अलावा बेरोजगार, राष्ट्रीय आय में कमी। राष्ट्रीय आय कम है इसलिए प्रति व्यक्ति आय कम है, और प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो आदमी की बचत भी कम होगी। आदमी की बचत कम होगी तो आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, निवेश की क्षमता कम हो जाएगी उसकी, और निवेश की क्षमता कम होगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था को गति नहीं प्रदान होगी बल्कि उसमें रुकावटें उत्पन्न होंगी। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि दर का कम होना भी भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है। बेरोजगारी, बेरोजगारी खराब नहीं है। आज काम नहीं मिला, कल काम मिल गया तो बात चलेगी, काम है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक हफ्ता काम नहीं, अगले आने वाले 20-25 दिन, 1 महीना तक काम मिलेगा, वो भी बढ़िया है। लेकिन अगर बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो दिक्कत है, क्योंकि आदमी खाना और पहनना छोड़ेगा नहीं, फितरत है। तो बेरोजगारी का लंबे समय तक बने रहना भी गरीबी का कारण माना जाता है। बेरोजगारी नहीं बोल सकते, सिंपल सा, बेरोजगारी का लंबे समय तक बने रहना बोल सकते हैं उसको। इसके साथ साथ लंबे समय के साथ साथ ये भी याद रखना, उच्च बने रहना। इसके अलावा पूंजी स्टॉक की कमी है, और पूंजी स्टॉक की कमी इसलिए, पूंजी स्टॉक की कमी है तो पूंजी निर्माण दर में भी कमी होगी, जाहिर सी बात है। और पूंजी निर्माण दर में कमी अगर होती है तो उत्पादन क्षमता भी कम होती है। आप लोगों को एक बात और याद रखनी है, पूंजी निर्माण कभी बैंक में पैसा जमा करके नहीं किया जा सकता। पूंजी निर्माण का मतलब है आप अपना पैसा जो कमाए हैं, जो बचत किए हैं, उसको आप उठा के किसी कोई चाय की दुकान खोल ले, चाहे सब्जी की दुकान खोले, चाहे ठेलिया लगा लें, चाहे लैया बेचे, चाहे आइसक्रीम बेचे, जो कुछ भी काम करें, उससे पूंजी निर्माण हो सकता है। लेकिन बैंक में पैसा जमा करके आप पूंजी निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए, उत्पादन क्षमता कम होगी। उत्पादन क्षमता अगर कम होती है तो रोजगार का निर्माण कम होता है। रोजगार का निर्माण कम होगा तो गरीबी भी क्या होगी? उच्च बनी रहेगी।
भैया एक ने चाय की दुकान खोली, वो आज बेच रहा था 10 कप, कल को उसके पास बेचने के लिए हो गया 100 कप, मतलब 100 ग्राहक उसके रोज आने लग गए। अब वो अकेले कहां तक हैंडल कर लेगा? एक उसको आदमी भी रखना पड़ेगा जो चाय बनाए, चाय सर्व करेगा, ले जाके एक एक लोग को पकड़ाएगा। कल को वही फिर से और बढ़ गया तो एक और आदमी रख लेगा, नौकरी भी देगा वो। अगर वो आदमी चाय की दुकान खोलता, मात्र 4 कप उसको बेचना है, तो एक आदमी की क्या जरूरत उसको, वो खुद करेगा फिर। तो उत्पादन क्षमता भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि उत्पादन क्षमता जैसे बढ़ेगी, रोजगार में भी वृद्धि होती चली जाएगी। रोजगार में वृद्धि होगी तो गरीबी कम होगी, क्योंकि रोजगार के साथ साथ क्या होता है, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। क्रय शक्ति क्षमता में अगर लोगों की वृद्धि हुई तो मार्केट में, याद रखना, मार्केट धड़ल्ले से चलने लगता है। क्या होगा? योग्य और कुशल उद्यमकर्ताओं का अभाव है। व्यक्ति कुशल नहीं है, पढ़ा लिखा भले है, बीए कर लिया, एमए कर लिया, कुशलता क्या है? पढ़ाई तो ठीक है, कंप्यूटर चलाना आता है, ऑटो चला लेते हैं, ट्रक चला लेते हैं, 4 व्हीलर का अगर लाइसेंस आपके पास है तो आपको ड्राइविंग के लिए कोई रख लेगा। हो सकता है वो ड्राइवर की नौकरी में भी आपको अच्छा खासा पैसा मिले, उतना बीए करने वाले को भी ना मिले, ये भी हो सकता है। कुशलता। और अगर योग्य और कुशल उद्यमकर्ता नहीं है तो उद्यमशीलता और स्वरोजगार दोनों के दोनों क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे या हतोत्साहित होंगे? हतोत्साहित होंगे सर। उसके अलावा गरीबी के और क्या कारण हो सकते हैं? और भी कारण हैं। सामाजिक रूढ़ियां, कुरीतियां, ये भी गरीबी के कारण ही हैं। एक और है आय का असमान वितरण, मतलब धन का संकेंद्रण भी गरीबी का कारण है, निर्धनता का कारण है। धन के संकेंद्रण ने क्या किया? धन को कुछ लोगों में ही ले जाके बांट दिया है, कुछ लोगों में। मतलब 10% जनसंख्या के पास 90% संसाधन उपलब्ध है, और 90% के बाद पास में मात्र 10% संसाधन है। यह भी एक गरीबी का कारण है। और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी निम्न है या फिर बिल्कुल नहीं है, यह भी एक कारण है गरीबी का, क्योंकि आधी जनसंख्या है महिला की। ये सारी चीजें तो हैं। निर्धनता क्यों आती है? पूंजी निर्माण कम है, आधार संरचना का अभाव है, मांग का अभाव, जनसंख्या का दबाव, सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, ये सब तो है। इनके साथ साथ ये भी चीजें हैं। आपने पहले अध्याय में भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ा। वैसे तो शासन व्यवस्था के प्रभाव के विषय में अभी भी विवाद चल ही रहा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था और जन सामान्य के जीवन स्तर पर उसके बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े। अंग्रेजी राज के समय बड़े स्तर पर औद्योगिकरण हुआ था। औद्योगिकरण का मतलब है हमारे उद्योगों का पतन हुआ, हमारे उद्योगों के स्थान पर उन्होंने अपने उद्योगों का विकास किया। हमारे उद्योग तहस नहस हो गए, उनके उद्योग फलते फूलते चले गए। इंग्लैंड में लंकाशायर विनिर्मित सूती कपड़े के आयात ने काफी मात्रा में स्थानीय उत्पादन को विस्थापित कर दिया और भारत कपड़े के स्थान पर सूती धागों का निर्यातक बनकर रह गया। अंग्रेजी राज की अवधि के दौरान 70% से अधिक भारतीय कृषि पर आश्रित थे। अंग्रेजी राज की अवधि के दौरान की बात है, मतलब उस क्षेत्र में जीवन निर्वाह पर अन्य बातों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कृषि पर दबाव बढ़ा अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान। अंग्रेजी नीतियों ने ग्रामीण करों के भार को बहुत अधिक कर दिया था, जिससे व्यापारी महाजनों को बड़े भूस्वामी बनने में सहायता मिली। अंग्रेजों की जो ये नीतियां थी, टैक्स की नीतियां थी, इन्होंने क्या कर दिया? व्यापारियों और साहूकारों या महाजनों को भूस्वामी बनने में मदद प्रदान की थी। किसानों का खून चूसा था, लेकिन इन सबको भूस्वामी बना दिया। ब्रिटिश राज में भारत ने खाद्यान्न निर्यात आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1875 से 1900 की अवधि के अकालों के दौरान 260 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई। यह खुशी की बात नहीं है कि ब्रिटिश राज में भारत ने खाद्यान्न का निर्यात शुरू किया था। दुख की बात है कि हमारे यहां इस दौर में 260 लाख लोग काल कबलित हो गए थे। भारत में अंग्रेजी राज का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि उन्हें भारत में अपने निर्यात का बाजार मिल जाए, भारत अंग्रेजों के ऋणों का भुगतान करता रहे, अंग्रेजी साम्राज्यवादी सेनाओं के लिए मानव शक्ति प्रदान करता रहे। अंग्रेजी राज का मुख्य उद्देश्य याद रखना चाहिए। ब्रिटिश राज ने करोड़ों भारतीयों को निर्धन बना दिया, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटा, उद्योगों को सस्ते दामों पर अपना उत्पादन अंग्रेजों के हाथों बेचना पड़ा, हमारे खाद्यान्नों का भी निर्यात कर दिया गया। कितने ही लोग अकाल और भूख के कारण मर गए। 57-58 में स्थानीय नेताओं को हटाने, किसानों पर भारी कर थोपने और अन्य आक्रोशों ने सिपाहियों द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का रूप ले लिया। 1857 की क्रांति की बात हो रही है। आज भी कृषि ही ग्रामीण जनता की जीविका का मुख्य आधार है। भूमि ही उनकी प्राथमिक परिसंपत्ति भी है। भूस्वामित्व को ही भौगोलिक संपन्नता का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। आज भी ये चल रहा है।
पुनर्वितरण के प्रयास किए, जिनके पास अधिक भूमि थी उनसे भूमि लेकर उसे भूमिहीनों के बीच में बांट दिया गया, जो अपनी ही भूमि पर मजदूरों के रूप में काम करते थे। सरकार ने भू सुधार आंदोलन चलाए थे, ठीक है, याद रखना। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए धन और योग्यता का अभाव था। जोतों का आकार व्यावहारिक रूप से बहुत छोटा था। अधिकांश भारतीय राज्य भूमि के पुनर्वितरण की नीति को लागू करने में भी असफल रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। सबसे ज्यादा सफल अगर कोई राज्य माना जाता है इस मामले में तो केरल और पश्चिम बंगाल को माना जाता है, क्योंकि इन राज्यों में इन नीतियों को अच्छे से प्रयोग किया गया। चलिए, ग्रामीण भारत में बसे निर्धन अधिकांशतः बहुत छोटे किसान ही हैं। उनकी भूमि आमतौर पर कम उपजाऊ, वर्षा पर निर्भर होती है। उनकी जीविका निर्वाह फसलों पर और कभी-कभी पशुधन पर निर्भर करती है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों के अभाव में कृषि के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि इसमें जनसंख्या का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे जोतों का विखंडन भी हो रहा है। इन छोटी छोटी जोतों से प्राप्त आय से परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। आपने सुना होगा कि कृषि और अन्य घरेलू आवश्यकताओं हेतु लिए गए ऋणों का भुगतान न कर पाने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा आपने कई बार सुना होगा, न्यूज में भी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी फसलें सूखे और प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई हैं। अनुसूचित जाति जनजातियों के अधिकांश सदस्य उभरते हुए रोजगार के अवसरों में इसलिए भागीदारी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी है। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है SC/ST का। ये अगर रोजगार के अवसर में अपनी भागीदारी को नहीं दिखा पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा हिस्सा, देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होगा रोजगार से बेदखल हो जाएगा। रोजगार से बेदखल होने का मतलब यह है कि देश, उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था को जो गति मिलनी चाहिए वो गति भी नहीं प्रदान हो पाएगी। गरीबी का एक दुष्चक्र सा चलता रहेगा, फिर लंबा चौड़ा। भारत में अधिकांश शहरी निर्धन का एक बड़ा वर्ग वे हैं जिन्होंने रोजगार जीविकोपार्जन की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रवसन किया। औद्योगिकरण इन सबों को काम दे पाने में विफल रहा है। हमने शुरू में जो चैप्टर पढ़े उसमें हमने यही बताया था आपको कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों का जीडीपी में जो योगदान रहा है, कृषि का तो योगदान घटता चला गया, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ता चला गया है। लेकिन इन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने रोजगार के मामले में इतना विकास नहीं किया। रोजगार के मामले में इतना विकास इन्होंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि इन्होंने रोजगार के अवसरों को जन्म ही नहीं दिया। बात समझे? रोजगार के अवसर में वृद्धि नहीं हुई। रोजगार कुशलता नहीं है, योग्य नहीं है वो। और ये दोनों क्षेत्र जो हैं रोजगार उत्पादन में भी पीछे हैं। शहरी निर्धन या बेरोजगार हैं या फिर अनियत मजदूर हैं जिन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है। ये अनियत मजदूर समाज के बहुत ही दयनीय सदस्य हैं क्योंकि इनके पास रोजगार सुरक्षा, परिसंपत्तियां, वांछित कार्य कौशल, पर्याप्त अवसर, निर्वाह के लिए अधिशेष नहीं रहते हैं। अतः निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार के स्वरूप से भी रहता है। निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार स्वरूप से भी रहता है, ये बात भी याद रखनी चाहिए। बेरोजगारी, अल्प रोजगार, कभी कभी काम मिलना, ये सब शहरी और ग्रामीण मजदूरों को ऋण लेने को विवश कर देते हैं। उससे उनकी निर्धनता और बढ़ जाती है। ऋणग्रस्तता निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारण होती है, यह भी ध्यान रखना। ऋणग्रस्तता भी निर्धनता का कारक है। खाद्य पदार्थ, ऋण लेने की बात नहीं हो रही, ऋणग्रस्तता की बात हो रही भाई। एक बार ऋण लिए, चुका नहीं पाए, फिर से ले लिए, फिर चुकाने फिर से ले लिए, फिर नहीं फिर ले लिया, यह है ऋणग्रस्तता। आज हमने खेती के लिए लिया, कल हम परिवार पेट पालने के लिए लेंगे, परसों कोई बीमार हो गया उसके लिए लेंगे, फिर उसके बाद कुछ खरीदना था वो भी ले लिए, यह ऋणग्रस्तता है। खाद्य पदार्थों, आवश्यक वस्तुओं के दाम विलासिता की वस्तुओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे भी निम्न आय वर्गों की कठिनाइयां और अभाव और भी बढ़ जाते हैं, है ना। इन सभी कारकों ने कुल मिलाकर समाज को दो वर्गों में बांट दिया। वे एक तो वो हैं जो उत्पादक संसाधनों के स्वामी हैं और बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं, वे जिनके पास जीवित रहने के लिए केवल अपना श्रम है। दो लोग ऐसे हैं, एक के पास बहुत कुछ है, एक के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ जीवन यापन कर रहा है अपना श्रम के भरोसे। भारत में निर्धन धनी के बीच की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। निर्धनता देश के समक्ष एक ऐसी बहुआयामी चुनौती है जिसका युद्ध स्तर पर सामना करने की जरूरत है। निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और कार्यक्रम
कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? चलिए, क्या कार्यक्रम? भारतीय संविधान पंचवर्षीय योजनाओं सामाजिक न्याय को सरकार की विकास रणनीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच में जो चली थी, वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की अंतः प्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय संपत्ति अवसरों की असमानताओं से होता है। ठीक है, हमने आप सबको 12 पंचवर्षीय योजनाएं बता रखी हैं पहले ही। जिन्होंने नहीं तैयार किया है उनके सबके मॉडल, उनके उद्देश्य, उनके लक्ष्य सब कुछ रेडी कर ले अपना अच्छे से। ठीक है, दूसरी योजना जो 56-66 में रही, उसमें कहा गया कि आर्थिक विकास के आधिकारिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक पहुंचने चाहिए। प्राय सभी नीति विषयक दस्तावेजों में निर्धनता निवारण और इस दिशा में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों की चर्चा हुई है। सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति अपनाई। सरकार की कौन सी त्रिआयामी नीति रही है भाई, कोई बताएगा क्या? एक तो है समृद्धि आधारित रणनीति। यह क्या है? समृद्धि आधारित रणनीति क्या है? इसमें उम्मीद यह की जाती है कि आर्थिक समृद्धि के प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएंगे। ये समाज के निर्धनतम वर्गों तक भी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और 50 से 60 के दशक के पूर्वार्ध में हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भी यही था। समृद्धि आधारित रणनीति पहली है, जो त्रिआयामी रणनीति है, उसमें से पहली क्या है? समृद्धि आधारित रणनीति। ठीक है, समृद्धि का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि। हमने चैप्टर में आप लोगों को समृद्धि के, आर्थिक समृद्धि के बारे में भी बताया है। यह माना जा रहा था कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प निश्चय ही समाज के अधिक पिछड़े वर्गों को लाभान्वित करेगा। इन्होंने यह भी एक नीति समझा था, तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने क्षेत्रों में हरित क्रांति। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए हमने आपको यह बताया था लाइसेंसिंग पॉलिसी अपनाई गई। लाइसेंसिंग पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी पिछड़े क्षेत्र में जाके उद्योग लगाना है तो उसको लाइसेंसिंग व्यवस्था में छूट प्रदान की जाएगी। लाइसेंसिंग व्यवस्था आसानी से उसको मिल जाएगी, उसको कुछ और भी सरकार की तरफ से छूट मिल जाएगी, है ना? यही बताए थे। लाइसेंसिंग व्यवस्था को अपनाने का मूल कारण ही यही था कि देश में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होना चाहिए। पिछड़े क्षेत्र भी पिछड़े ना रह जाएं, वहां भी उद्योग स्थापित होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई थी सरकार द्वारा। आपने अध्याय 2-3 में पढ़ा कि समृद्धि और कृषि उद्योग क्षेत्रों में सर्वांगीण वृद्धि अधिक प्रभावशाली नहीं रही है। जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी आई। इन्हीं कारणों से धनी और निर्धन के बीच की खाई और भी बढ़ गई। हरित क्रांति ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच छोटे बड़े किसानों के बीच का फासला बहुत बढ़ा दिया। हरित क्रांति से फायदा तो हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ। हमने पहले भी आपसे बात कर रखी है इसके बारे में। अर्थशास्त्रियों के कथनानुसार आर्थिक समृद्धि के लाभ निर्धनों तक नहीं पहुंच पाए। निर्धनों के विकास के लिए विकल्पों की खोज के क्रम में नीति निर्धारकों को ऐसा लगा कि अतिरिक्त परिसंपत्ति और कार्य सृजन के साधनों द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम के माध्यम से ही हो पाएगा। क्या बताया इन्होंने? निर्धन के विकास के लिए विकल्पों की खोज के क्रम में नीति निर्धारकों को ऐसा लगता है अतिरिक्त परिसंपत्ति और कार्य सृजन के साधन द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। और अगर ऐसा किया जाता है तो निर्धनता निवारण कार्यक्रम के माध्यम से ही किया जाना संभव है। ये इस दूसरी नीति को, दूसरी जो नीति रही वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। इसी समय की ना बात थी, तब से धीरे धीरे बढ़ाया गया। इसी क्रम में 70 के दशक में चलाया गया काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये हम पहले पढ़ चुके। फिलहाल यहां भी याद रखना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1970 के दशक में। इस दिशा में चल रहे अधिकतर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दृष्टि पर आधारित थे। ज्यादातर जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम थे वो 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दृष्टि पर आधारित थे। अब स्वरोजगार, मजदूरी पर आधारित रोजगार कार्यक्रम को निर्धनता निवारण का मुख्य माध्यम माना जा रहा है। 2008 तक लागू किए गए स्वराज कार्यक्रमों के उदाहरण है। 2008 तक जो स्वरोज कार्यक्रम लागू किए गए थे, एक तो है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, देख रहे हो। दूसरी नीति याद रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना में चली है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसी में 70 के दशक में चला गया था काम के बदले अनाज कार्यक्रम। फिर 2008 तक जो लागू किए गए स्वरोज कार्यक्रम रहे, उनमें से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, एक प्रधानमंत्री की रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी। 2008 तक ये सारे स्वरोजगार योजनाएं चलाई गई थी। जो आपका ये पहला है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम,
क्या उद्देश्य है उसका? शहरों में स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना। इसे खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके अंतर्गत छोटे उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग परिवारों के शिक्षित बेरोजगार किसी भी प्रकार के उद्यम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या है? तो इसका मतलब है शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी पर रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करना। मतलब यह अब राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के रूप में पुनर्स्थापित हो गया है। क्या नाम हो गया? राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के रूप में पुनर्स्थापित हो गया। इन सभी कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। ऊपर जितने भी हमने रोजगार सृजन कार्यक्रम पढ़े, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है ना? निर्धनता निवारण कार्यक्रम पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और कार्यक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने कई सारी चीजें पढ़ी, है ना? सरकार ने कौन कौन से उपाय अपनाए, फिर उसके बाद सरकार ने योजनाओं को भी लागू किया, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में इसको महत्व दिया गया, कब नारा दिया गया कि गरीबी हटाओ, है ना? ऐसे कई सारी चीजों के बारे में पढ़ रखे हैं। अब यहां से कि पहले के स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत परिवारों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। 90 के दशक से इस नीति में बदलाव आया है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन जरूर हो सकता है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट भी आपके सामने पहुंच जाए कि पहले के जो स्वरोजगार कार्यक्रम थे उनके अंतर्गत परिवारों व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, जबकि 90 के दशक से इस नीति में बदलाव करते हुए ये वाले परिवर्तन किए गए। ऐसा कुछ करके हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसको भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, 90 के दशक से इस नीति में बदलाव आया। अब इन कार्यक्रमों का लाभ चाहने वालों को स्वयं सहायता समूहों का गठन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पहले था सरकार क्या करती थी, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती थी, लेकिन अब क्या है, सरकार ये चाहती है कि एक स्वयं सहायता समूह का गठन करें, उसके लिए सरकार थोड़ा मदद करेगी, हेल्प कर देगी। प्रारंभ में उन्हें अपने ही बचतों को एकत्र कर परस्पर उधार देने को प्रोत्साहित किया जाता था। आज के समय में हम बात करते हैं कभी कभी समूह वाली महिलाएं, समूह वाले पुरुष, है ना? गांव एरिया में या शहरों में भी आप देखेंगे महिलाएं, कई सारी महिलाएं मिलकर एक समूह का गठन कर लेती हैं। हर महीने में एक मीटिंग होती है, महीने में एक मीटिंग होती है उनकी। उस मीटिंग में कुछ बातचीत होती है, कोई जरूरतमंद होता है तो उसको उस समूह में से, समूह के फंड में से निकाल के पैसा दे दिया जाता है, और जिस महिला को जिसको पैसा मिलता है वो हर महीने एक निश्चित राशि होती है दर के क्या बोलते हैं, ब्याज के रूप में, जो बहुत कम होती है, उसके साथ वो वापस करने की कोशिश करती है। तब कोशिश नहीं करती, वापस करती है। ठीक है, तो इस तरीके से समूह काम करने लग गए हैं। जी सर। प्रारंभ में उन्हें अपने ही बचतों को एकत्र कर परस्पर उधार देने को प्रोत्साहित किया जाता है। हर महीना एक निश्चित राशि होती है, एक निश्चित रकम होती है, वो निश्चित कर दिया जाता है कि हर महीना आपको पर महिला के पीछे इतना रुपया जमा करना है समूह में। वही सब जमा करती हैं, लेकिन पहले मीटिंग होती है। ठीक है, चलिए। बाद में सरकार बैंकों के माध्यम से उन स्वयं सहायता समूहों को आंशिक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। सरकार किसके माध्यम से उपलब्ध करवा रही है आंशिक वित्तीय सहायता? बैंकों के माध्यम से। ठीक है, बैंकों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को आंशिक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। यह समूह इसका निश्चय करते हैं कि स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए किसे ऋण दिया जाए। यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी उस समूह पर होती है कि ऋण किसको देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होता है, वो लोग खुद से निर्धारित करते हैं और उसे लोन या ब्याज कर्ज जो बोलते, क्या बोलते कि काम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऐसा ही एक कार्यक्रम है, ये भी याद रखने की जरूरत है। इसी तरह का एक कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना भी है। तो आपको पता हो गया कि ऐसे दो कार्यक्रम आपके सामने आ गए हैं। यह योजना अब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के रूप में जानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल निर्धन लोगों के लिए मजदूरी पर रोजगार के सृजन के लिए भी सरकार के पास कई कार्यक्रम हैं। अगस्त 2005 में संसद में एक विधेयक पारित हुआ कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक वयस्क को, मनरेगा का उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक वयस्क को साल में 100 दिन तक के लिए अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराने की गारंटी देना, जिसे क्या कहा गया, मनरेगा। 2005 में लाया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके अंतर्गत जो भी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो, वह जहां यह कार्यक्रम चलाया जा रहा हो
वहां रिपोर्ट कर सकता है। 2018-19 में एक आंकड़ा दिया गया कि करीब 5 करोड़ परिवारों को इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के अवसर दिए गए। निर्धनता निवारण की दिशा में तीसरा आयाम लोगों को, तीसरा आयाम, अभी तक 2 आयाम देखे गए, एक तीसरा आयाम, ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा है? तीसरा है लोगों को न्यूनतम आधार सुविधाएं उपलब्ध कराना। भारत में निर्धनता निवारण के लिए जो सरकार द्वारा नीतियां अपनाई गई थी, जो हमने कल पढ़ लिया था, 3 नीतियों के बारे में यहां पर, त्रिआयामी नीति, एक, दूसरा स्वरोजगार कार्यक्रम, और तीसरा एक आयाम आपका लोगों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। भारत विश्व के उन प्रथम देशों में से एक है जहां ऐसा सोचा गया। और सस्ता अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, स्वच्छता, क्या क्या है न्यूनतम आधार सुविधा में? सस्ता अनाज देना, पीडीएस आप लोग सुने होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, स्वच्छता, ये सामाजिक उपयोग आवश्यकताओं पर सार्वजनिक व्यय लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकता है। इन सब पे अगर सरकार खर्च करती है तो इससे क्या हो जाएगा? लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ सकता है, ऐसा उम्मीद सरकार द्वारा की गई। इसके अंतर्गत निर्धन के उपभोग, रोजगार अवसर का सृजन, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार की संपूर्ति की जाएगी। यह विधि 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। कौन सी विधि भाई? जो तीसरा इसका आयाम था, ये अपनाया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। यह योजना के दस्तावेज में, उस योजना के दस्तावेज में कहा गया था कि रोजगार के अवसरों में विस्तार के बाद भी निर्धन व्यक्ति अपने लिए सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद पाएंगे। एक निश्चित सामाजिक न्यूनतम स्तर तक उनके उपभोग और निवेश को समर्थन देना निम्नलिखित रूपों में अनिवार्य है। सरकार ने जो ये सोचा कि एक निश्चित सामाजिक न्यूनतम स्तर तक उनके उपभोग निवेश को समर्थन देना चाहिए, जिसके लिए जरूरी है, अनिवार्य भी है, वो क्या है? अनिवार्य खाद्यान्न होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए, ये अनिवार्य वस्तुएं, अनिवार्य चीजें हैं। शिक्षा चाहिए उनको, पोषण स्वास्थ्य सेवा भी चाहिए, संचार चाहिए और विद्युत आपूर्ति चाहिए। संचार का मतलब टेलीफोन की बात, मोबाइल की बात नहीं हो रही है, संचार का मतलब है परिवहन की, ठीक है। निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रम है। खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से भाई? सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, पहला, एकीकृत बाल विकास योजना, तीसरा मध्यावकाश भोजन योजना। हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं आपको बताई हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, उसमें हमने इन तीनों का जिक्र कर रखा है। यही का जिक्र नहीं, जितने भी योजनाओं के बारे में अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, उन सब के बारे में जिक्र कर रखा है पहले ही। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। वहां से आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी और आप नोट डाउन भी उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, आधारिक संरचना, आवास की उपलब्धि की दिशा में किए जा रहे प्रयास है। आवास की उपलब्धि और आधारिक संरचना की दिशा में किए जा रहे सरकार द्वारा प्रयास कौन कौन से हैं? उसमें से एक हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरा है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। अब हम संक्षेप में तो यह तो कह ही सकते हैं कि भारत में अनेक दिशाओं में संतोषजनक प्रगति हुई है। सरकार के पास विशेष समूहों की सहायता के लिए कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी हैं। जो विशेष समूह हैं उसमें कौन कौन आएंगे? महिला, बच्चे, बूढ़े, बाकी कौन? जो मुख्य धारा से टूटे हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है। केंद्र सरकार इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रही है। जो विशेष समूहों की सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, वो क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है? निराश्रित वृद्धजनों को निर्वाह के लिए पेंशन दी जाती है। निर्धन महिलाएं, अति निर्धन महिलाएं, अकेली विधवाएं भी इसी योजना के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत। सरकार ने गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की कुछ योजनाएं भी शुरू कर रखी हैं। गरीब लोगों को जो स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार दे रखी है, कुछ देखेंगे तो एक है 2014 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना। एक ऐसी योजना उपलब्ध है जिसके अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बैंक खाता खोलने की क्या जरूरत है? सरकार को भी ये बात अच्छे से पता थी। जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, शाम को 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया जो भी कमा के लाते हैं, ऐसे ही रखे वो खर्च भी हो जाते हैं, उनकी बचत भी नहीं हो पाती। सरकार ने उनकी उस बचत का ध्यान रखा, भविष्य में उनको वो काम आए, इसके लिए सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की ताकि वो दिन ब दिन रोजमर्रा के हिसाब से अपने पैसे को जमा कर सकें, अपने खाते में रख सकें। बात समझे? बचत के अभ्यास को बढ़ावा देना सरकार का मुख्य उद्देश्य था इस योजना को लागू करने के पीछे। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले जो लाभ थे उसमें भी, क्योंकि अगर सरकार कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वित्तीय लाभ प्रदान करती है, तो सीधे सीधे डीबीटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, वो सीधे सीधे उनके अकाउंट में जाएगा पैसा और उसका पूरा का पूरा फायदा उस व्यक्ति को मिलेगा
जिसके नाम से वो योजना, मतलब जिसके नाम से वो अकाउंट है या जो उसके हकदार हैं। ठीक है, मिलने वाले लाभ आर्थिक सहायता सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना भी है। इसी का उद्देश्य जो जनधन योजना है। तो जनधन योजना के कई सारे उद्देश्य हो गए। प्रत्येक खाताधारी को 1 लाख रुपए का जीवन बीमा भी दिया गया, ये याद रखना, और 30,000 रुपए के जीवन बीमा रक्षा का अधिकार भी दिया गया है। निर्धनता निवारण कार्यक्रम कहां तक सफल रहे हैं, कहां पे कमी रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहां पे एक समीक्षा के तौर पर देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, स्वतंत्रता के बाद निर्धनता निवारण के प्रयासों के परिणाम तब सामने आए जब कुछ राज्यों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या और उनका प्रतिशत निर्धनता के राष्ट्रीय औसत के काफी नीचे आ गए। निरपेक्ष संख्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। निरपेक्ष और सापेक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए कि निरपेक्ष क्या होता है और सापेक्ष क्या होता है। काफी नीचे आया है जो निर्धनता निवारण प्रयास किए गए सरकार द्वारा, राष्ट्रीय औसत से नीचे चले गए। निर्धनता, भूख, कुपोषण, निरक्षरता, बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने की अनेक नीतियों को चलाने के बाद भी देश के कई भाग में ये अभी भी पाए जाते हैं। एक तरफ तो ये भी बता रहे हैं कि राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गई है निरपेक्ष गरीबी, एक दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर ये चीजें अभी भी विद्यमान हैं। यद्यप निर्धनता निवारण नीतियों का पिछले 5.5 दशकों से निरंतर विकास होता रहा, फिर भी इसमें कुल मिलाकर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया। कार्यक्रमों के नाम बदलते रहे, कहीं कई कार्यक्रमों को मिलाकर एक बना दिया गया तो कहीं अलग अलग कार्यक्रम रहे। सिर्फ इनका कहना है कि कार्यक्रमों के नाम बदले गए, कार्यक्रमों को मिलाकर एक किया गया, बाकी फायदा नहीं दिखा। किंतु किसी भी कार्यक्रम से ना तो उत्पादन परिसंपत्तियों के स्वामित्व में कोई परिवर्तन आया है और ना उत्पादन प्रक्रिया और ना ही जरूरतमंदों की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धि में ही सुधार आ पाया। इन कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे विद्वानों ने इनके सफल क्रियान्वयन से जुड़े 3 बड़े पक्षों को स्पष्ट किया। सफल क्रियान्वयन से जुड़े 3 पक्ष कौन कौन से हैं जो इनको सफलतापूर्वक लागू करने में बाधा डाल रहे हैं? तो उसमें भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के वितरण की विषमता, एक तो ये है भूमि और अन्य परिसंपत्ति के वितरण की विषमता, एक कारण तो ये है, पहला कारण है ये। प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्रायः गैर निर्धन वर्ग के लोग ही उठा पाए हैं, मतलब जो निर्धन नहीं है वही उठा पाए हैं। निर्धनता की गहनता की तुलना में इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित संसाधन नितांत ही अपर्याप्त हैं। निर्धनता जितनी सारी हमारे यहाँ देखने को मिल रही है, उस परिप्रेक्ष्य में जो योजनाएं चलाई गई वो अभी भी पर्याप्त नहीं है। यही नहीं, ये कार्यक्रम सरकार और बैंक अधिकारियों के सहारे ही चलाए जाते हैं। इन अधिकारियों में उपयुक्त चेतना का अभाव है। ये कार्यक्रम सरकार बैंक अधिकारियों के सहारे चलते हैं, इन अधिकारियों में उपयुक्त चेतना का अभाव है। चलिए, इन अधिकारियों में उपयुक्त चेतना का अभाव है, अपर्याप्त प्रशिक्षण है, भ्रष्टाचार के साथ साथ स्थानीय सशक्त वर्गों के अनेक प्रकार के दबाव के कारण प्रायः संसाधनों का दुरुपयोग और बर्बादी ही होती है। बैंकों में अभी जैसे कृषि ऋण माफी योजना जब आती है ना, आप देखेंगे जो सही में हकदार है, जिसका ऋण माफ होना चाहिए सही में, उसका हो सकता है कि ना हो, लेकिन जिनका नहीं होना चाहिए उनका जरूर हो जाता है। जो पेमेंट करने में, जमा करने में सक्षम है उनका फायदा हो जाता है, जो नहीं सक्षम है उनका नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि पहुंच है। चलिए, इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर की संस्थाओं की भागीदारी भी शून्य है। तो ये चीज याद रखनी भाई, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये ध्यान रखनी है। सरकारी नीतियों ने दयनीय दशा से ग्रस्त उस विशाल जन समुदाय की सुध भी नहीं ली है जो निर्धनता रेखा या उससे जरा सा ही ऊपर रह रहे हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि केवल उच्च समृद्धि ही निर्धनता कम करने में पर्याप्त नहीं है। उच्च समृद्धि का मतलब यह है, हमने आप लोगों को पहले भी जब इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं, तो उच्च समृद्धि का मतलब जैसे एक अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में संसाधन बहुत हैं, उनके उपयोग करने का तरीका उन्हें नहीं पता है। उनके पास कुशलता का अभाव है, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है, तकनीक की कमी है, पैसे की कमी है। उच्च समृद्धि होने के बाद भी अफ्रीका में भुखमरी है, गरीबी है, कुपोषण है, अशिक्षा है। बात समझे? तो उच्च समृद्धि तभी फायदेमंद होती है भाई जब एक कुशलतम, योग्य, तकनीक विशेषज्ञ, तकनीकी जानकारी आपको होगी। उच्च समृद्धि तभी फायदेमंद होगी। निम्न समृद्धि हो तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जापान का एग्जांपल हम ले सकते हैं नॉर्मल तरीके से। जापान के पास संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ना होने के बावजूद भी जापान विकसित देशों की लाइन में खड़ा है, आज भी अच्छी खासी स्थिति है उसकी। क्यों? जब तक हम सोकर उठते हैं ना, तब तक वो एक नई टेक्निक खोज लेते हैं।
ये कहा जाता है जापान के बारे में। ऐसे नहीं उसको उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो उच्च समृद्धि जो है निर्धनता निवारण, सिर्फ उच्च समृद्धि दर ही निर्धनता निवारण के लिए काफी नहीं है, ठीक है, उनका सही तरीके से यूज भी होना चाहिए, जिसके लिए हमको ये सारी चीजें चाहिए होंगी। निर्धनता का वास्तविक अंत तो तभी होगा जब निर्धन भी अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि में योगदान देना शुरू कर देगा। याद रखना, ऐसा सामाजिक संगठन के माध्यम से निर्धनों द्वारा विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने से और उनके सशक्त होने से ही संभव हो पाएगा। जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन जो सामाजिक बुनावट है, ठीक है, उसमें निर्धन द्वारा विकास प्रक्रिया भागीदारी सुनिश्चित करने से उनके सशक्त होने से ही संभव हो पाएगा। इससे रोजगार के अवसरों की रचना होगी। भाई सब लोग काम में लगेगा, सबकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना भाई। परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी तो रोज लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने की संभावना भी बढ़ेगी। अब अगर लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है देश की अर्थव्यवस्था धड़ल्ले से आगे की तरफ मूव करती रहेगी। बात समझे? रोजगार के अवसरों की रचना होगी, आय के स्तर में सुधार होगा, कौशल का विकास होगा। अच्छा, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएंगे भी, अच्छा पोषण का भी ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे उनके, तो एक कुशलता का भी जन्म होगा, फिर कुशल रोजगार मिलेंगे हमको, कौशल का विकास, स्वास्थ्य साक्षरता के स्तर भी ऊंचे उठेंगे। साथ ही निर्धनताग्रस्त क्षेत्रों की सही पहचान कर वहां स्कूल, सड़क, विद्युत, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा, प्रशिक्षण संस्थान जैसी आधारिक संरचनाएं उपलब्ध करना भी आवश्यक है। निर्धनता निवारण के लिए जरूरी है एक मैपिंग व्यवस्था हो जाए। मैपिंग व्यवस्था का मतलब है, मान लीजिए ये पूरा भारत है हमारा, इतना बड़ा भारत है, मान लीजिए एक ये पूरा भारत है, ठीक है, इसके इस क्षेत्र में मान लीजिए गरीबी है, यहां भी गरीबी है, यहां भी गरीबी है, यहां भी गरीबी, यहां भी गरीबी। गरीबी का सब जगह पे अलग अलग पैमाना होगा, जाहिर सी बात है, कोई पहाड़ी क्षेत्र का होगा, कोई पठारी क्षेत्र का होगा, कोई तटीय क्षेत्र का होगा, कोई मैदानी क्षेत्र का होगा, कोई रेगिस्तानी क्षेत्र में होगा, कोई, है ना, ऐसे ही होगा सब, सबकी गरीबी भी अलग अलग है। फिर एक मैपिंग बनाई जाए कि यहां पे जो ये वाली गरीबी, यहां की गरीबी है, वो किस प्रकार की गरीबी है, भुखमरी है या कुपोषण है या अशिक्षा है या बेरोजगारी है या और भी कुछ है। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी क्या है, वहां पे परिवहन सुविधाएं उतनी अच्छी खासी नहीं होती हैं, उनका अलग गरीबी का मामला है, इस वाले में अलग मामला है। तो सरकार को यह भी तय करना चाहिए कि यहाँ वाले जो गरीब हैं उनका एक अलग मैप तैयार हो जाए, उनका एक अलग कार्यक्रम तैयार रहे, उनके लिए एक अलग मापदंड तैयार हो जाए, इनके लिए अलग, तो सबके लिए एक अलग अलग मापदंड निर्धारित होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है इस क्षेत्र में सभी गरीब सिर्फ एक ही प्रकार के होंगे, हो सकता है यहाँ पे कुछ होंगे ऐसे जो शिक्षा से वंचित हो गए, कुछ ऐसे होंगे जो शिक्षित तो हैं रोजगार नहीं मिल रहा, कुछ ऐसे भी हैं जो शिक्षित भी हैं रोजगार भी है, कुपोषण के मारे हैं, कुछ ऐसे भी हैं सब कुछ है लेकिन उनके पास परिवहन की सुविधा नहीं है। तो इस हिसाब से भी सरकार को एक मैपिंग व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सरकार की उन सभी योजनाओं का सही ढंग से सभी को फायदा मिल सके, ताकि निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का सही ढंग से उपयोग संभव हो सके। बात समझे? एक मैपिंग व्यवस्था होनी चाहिए गरीबी निवारण कार्यक्रम के लिए, ठीक है, ठीक है। यहां पे उन्होंने दिया विकासात्मक रणनीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य निर्धनता को कम करना। भारत की विकासात्मक रणनीतियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निर्धनता को कम करना। इन्होंने यहाँ पे फिर न्यूनतम गैर खाद्य व्यय के साथ औसत प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकता पूरा करने के लायक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी को ही निर्धनता रेखा या फिर निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। जब निर्धनों की संख्या उनके अनुपात की तुलना की जाती तो हमें विभिन्न राज्यों में विभिन्न समयों पर लोगों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें इन्होंने दे रखा। भारत में निर्धनों की संख्या कुल जनसंख्या में उनका अनुपात पर्याप्त मात्रा में कम हुआ है। 90 के दशक में पहली बार निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है। हो सकता है आपके प्रश्न का हिस्सा हो जाए। अधिकतर निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अनियत और अकुशल कार्यों में लगे होते हैं। ज्यादातर निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। आय और व्यय आधारित विधि निर्धन लोगों के अन्य गुणों पर विचार नहीं करती है। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। आय और व्यय आधारित जो विधि होती है वो निर्धन लोगों के अन्य गुणों पर विचार नहीं करती है, ठीक है। कई वर्षों से सरकार निर्धनता कम करने की 3 विधियों का प्रयोग कर रही है। एक समृद्धि उन्मुख है, विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम जो हमने कई सारी योजनाओं के बारे में पढ़ा, फिर एक निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। ये 3 आयाम जो त्रिआयामी हम पढ़ रहे थे वो यही है ना। बात समझे? परिसंपत्तियों स्वामित्व उत्पादन प्रक्रिया निर्धन की आधारभूत सुविधाओं में अभी भी सरकार द्वारा पहल किया जाना
बाकी है ये इन्होंने दे रखा। यहाँ पे फिर मनरेगा मतलब प्रश्न पूछ लिए गए आपसे, ये आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है।